हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वन शॉट। बहुत ही कॉन्साइज वन शॉट होगा, 2 घंटे का मैक्स टू मैक्स, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ऐसे भी कुछ फार्मूला ज़्यादा नहीं है, तो फार्मूला तो बोल ही दूंगा, उसके साथ साथ जो भी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो कराऊंगा। तो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है? इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 3 इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट लॉ में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। सेकेंड लॉ होता है एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, यानी एफ इजिकल टू एम ए। मैं बस लिखते जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि लॉज तो आप लोगों को पता ही होगा। मेन है कि प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। सेकेंड है एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, इसका आप लोग लिख सकते हो एम इंटू डी वी बाई डी टी फॉर ए कॉन्स्टेंट मास, और चेंजिंग मास के लिए वी डी एम बाई डी टी। जैसे रॉकेट हो गया या कन्वेयर बेल्ट हो गया, उसके लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, और बाकी किसी भी जगह हो जहाँ पे मास कांस्टेंट है वहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। मास को यहाँ पे कांस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। मान लीजिए दो बॉडी है 1 और 2, तो 1 के चलते 2 पे जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स 2 के चलते 1 पे होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज F12 इक्वल टू माइनस F21। ये सारे कॉन्साइज हो गए कि तीन लॉ मैंने बता दिया। अब मेन है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। एक बार लिख लीजिए थोड़ा सा। डन। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाऊं। तो अब जो आता है सेकेंड लॉ से, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स यानी कि चेंज इन, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स यानी कि अगर कोई फोर्स बहुत देर तक काम कर रही है, कुछ थोड़ी देर तक काम कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स फॉर ए सर्टेन टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू, वेक्टर साइन नहीं होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। एफ को क्या लिख सकते हैं? डेल पी बाई डेल टी। इसके साथ डेल टी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? डेल्टा पी। इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम एम वी टू माइनस एम वी वन, और एम वी माइनस एम यू भी सीधा सीधा लिख सकते हो, जहाँ पे वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू क्या होता है? इम्पल्स होता है, और इसका यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? जैसे कि मोमेंटम का यूनिट जो भी होता है वही होता है इसका यूनिट, ठीक। अब अगर यहाँ पे फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये वाला ग्राफ कुछ है, यहाँ पे फोर्स के साथ टाइम लिखा हुआ है, ऐसा वाला ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा वो भी क्या देगा? इम्पल्स। क्योंकि इसको जे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल्टा टी। तो इसका जो भी एरिया आएगा वो आएगा इम्पल्स, ठीक। अब बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेसिक सा सवाल लेता हूँ। मान लो कि कोई मास है m, इसका वेलोसिटी है v, एंड दिस इज स्ट्राइकिंग ऑन अ वॉल इलास्टिकली। अच्छा, इलास्टिकली मतलब मैं बता देता हूँ। इलास्टिकली मीन्स, ऐसा टर्म देखे होंगे आप लोग, दिस मीन्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो v से आएगा और v से जाएगा, आया, टकराया, वापस गया। तो v से आया, v से गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला तो पी आई इज इक्वल टू एम वी,
अब कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, डायरेक्शन भी देखना है टुवर्ड्स एक्स, यानी एम वी आई कैप। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस आई कैप होगा। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और इम्पल्स हमेशा मॉड्यूलस में होगा, यानी कि जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा पी। तो कितना आ रहा है, एक आ रहा है एम बी आई कैप, एक आ रहा है माइनस एम बी आई कैप। तो दोनों का आप लोग पुट करोगे तो आएगा, आई कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो एम बी माइनस माइनस एम बी यानी कितना आ रहा है 2mb। ये सबसे आसान सा सवाल था, ठीक है। अब इस पे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉब्लम, जब हम लोग इसके डायरेक्शन पे बोलते हैं। डायरेक्शन पे मतलब मान लो कि मान लीजिए कि कोई मास है m, यहाँ से आया फिर वापस उसी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से आया, इसको ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, 30, ये भी 30। सो यू नीड टू फाइंड आउट द इम्पल्स। तो कैसे करें, पहले हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ते हैं। तो अगर एम भी आ रहा है इधर से, तो सीधा इधर से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। दिस वन इज थीटा, so this one will be mp cos theta minus I cap minus j cap, sorry, and this one will be mp sin theta I cap। अब वापस जाने के टाइम में this one is mp, इसको भी कंपोनेंट पे तोड़ते हैं। so this one is theta, this one will be mp cos theta minus j cap, और ये वाला आएगा mp sin theta I cap आएगा। फिर इसको बना देते हैं, बिठा देते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या है, J इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब J इज इक्वल टू डेल्टा पी आएगा तो हाँ ये वाला माइनस आई कैप होगा, सही में इसको डायरेक्शन ये चेंज हो जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है तो माइनस आई कैप होगा, ठीक है। तो बनाते हैं, तो फाइनल वाला मोमेंटम पी एफ, इनिशियल को पी आई लिख देते हैं, मॉड डाल देते हैं कि पी इम्पल्स तो मॉड पे ही आता है हमेशा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, एम बी साइन थीटा माइनस आई कैप, फाइनल वाला में क्या है माइनस आई कैप है और माइनस जे कैप है। तो एम बी साइन थीटा सीधा सीधा लिख देता हूँ माइनस आई कैप माइनस एम बी कॉस थीटा जे कैप। ये वाला हो गया तेरा फाइनल, और इनिशियल आएगा यहाँ से एम बी साइन थीटा आई कैप आ रहा है, और आ रहा है कौन सा वाला माइनस एम बी कॉस थीटा जे कैप। अब देखा जाए तो एम बी कॉस थीटा जे कैप माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। और ये वाला माइनस देखो, ये वाला माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इन दोनों का माइनस मिलाओ तो दो माइनस आ जा रहा है, यानी आएगा यहाँ से आएगा माइनस 2mv साइन थीटा आई कैप। तो इसको अगर सही से लिखा जाए, माइनस का तो पॉजिटिव होगा, आई कैप का 1 होगा, यानी आएगा 2mv साइन थीटा। ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पल्स से और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि इम्पल्स से क्वेश्चन आता है, मतलब मेंस वगैरह में इम्पल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई वायर है और यहाँ पे कोई भी एक इसको डाल दीजिए, कोई भी एक रिंग को डाल दीजिए। ये वाला रिंग इधर से जा रहा है विद वेलोसिटी v, गया फिर घूम के वापस आ रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द इम्पल्स, you need to find out the impulse for this semicircular portion whose radius is given as how much, r, whose radius is given as r. Not impulse, you need to find out the average force, impulse as well as the average force.
आपको फाइंड आउट करना है क्या कि इम्पल्स उसके साथ साथ एवरेज फोर्स। तो इम्पल्स कैसे निकलेगा, शुरू के टाइम इधर जा रहा है तो इस वाले पोजीशन पे इसका वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इसका मास मान लेते हैं हम, तो क्या आएगा एम वी माइनस आई कैप आएगा। और जब भी इधर आ रहा है तो इसका मास वही है, वेलोसिटी भी वही है, डायरेक्शन बदल रहा है तो एम वी आई कैप। तो इनिशियल मोमेंटम आया माइनस एम वी आई कैप, फाइनल आ रहा है एम वी आई कैप। तो उसको बनाएंगे डेल्टा पी, इसके इधर पुट करेंगे तो एम वी आई कैप माइनस एम वी माइनस आई कैप, तो क्या आ जा रहा है सीधा सीधा 2mv। ठीक है, मॉड पे ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इम्पल्स का वैल्यू हमेशा J इज इक्वल टू डेल्टा पी। कभी कभार बुक में डायरेक्शन से भी दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग वैल्यू निकल रहे हैं तो उधर हम लोग मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने से क्या होता है कि आई कैप जे कैप रहेगा तो वो हट जाएगा, उसके जगह में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन पे चलते हैं कि एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स के लिए क्या होता है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बोला जाए एफ इजिकल टू हम लोगों को पता है डेल्टा पी बाई क्या आता है डेल्टा टी, यानी इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम को हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। टाइम से कैसे डिवाइड करें, टाइम निकलने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, मान लीजिए टी टाइम कैसा है, टोटल डिस्टेंस कितना है पायर बाई स्पीड कितना है v। तो पायर बटा v करे तो क्या आ जा रहा है, टाइम आ रहा है, इसको बस पुट कर देना यहाँ पे 2mv पायर बाई v, दैट इज 2mv स्क्वायर बाई पायर। सही है, एक सही, ठीक। तो अगर एवरेज फोर्स पूछा जाए तो इम्पल्स निकाल लेना है, इम्पल्स निकाल के वहाँ पे टाइम अगर मिल गया तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर दो, आ जाएगा। ठीक है, और एक तीसरा वेरिएशन का क्वेश्चन आता है, वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, और तीसरा नहीं, एक्चुअली 4 वेरिएशन का क्वेश्चन आता है। मैं तीसरा वाला वेरिएशन बोल रहा हूँ, वो ग्राफ से रिलेटेड है। मान लो कि ऐसा वाला ग्राफ दिया हुआ है जहाँ मास गिवन है 2 kg और इसका वेलोसिटी, इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, दिस वन इज x, दिस वन इज t। So let's assume this is 0, 1, 2, 3, 5, 6, this one is 10 meter. Okay, done. So you need to find out the impulse. You know what is the slope of xt graph gives? xt ग्राफ का स्लोप से हम लोगों को मिलता है वेलोसिटी, राइट। तो जाने के टाइम में वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, आने के टाइम में करना है ये वाला थीटा मान लो। जाने के टाइम में वेलोसिटी कैसे मिलेगा, दिस वन इज 10, दिस वन इज 1, तो tan थीटा क्या होता है y बाई एक्स। तो जाने के टाइम में इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल भी वही आएगा, लेकिन फाइनल डिक्रीज कर रहा है, 10 से कहाँ आ रहा है 0 पे, उतने ही टाइम पे, कितना टाइम पे, जितने टाइम पे इंक्रीज हुआ था उतने टाइम पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 1 से अगर इंक्रीज हुआ था 1 से 2 पे 1 डिक्रीज हो रहा है, तो 10/1 इसको भी क्या लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। पर ये क्या आएगा, एक माइनस आएगा बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इम्पल्स के लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, इसका मॉड ले लेते हैं, यानी कितना आएगा, मास 2 दिया हुआ है, v माइनस 10 यू वी 10, इसका मॉड ले लो तो कितना आएगा 2 10 20 2 40। इसका यूनिट आता है न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम न्यूटन सेकेंड। डन, क्लियर। अब चौथा वाले पे आते हैं, फोर्थ वन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, आया हुआ है जेई मेन में। क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, ये वाला डिस्क का मास मान लो m है, एंड यू हैव टू पुट द डिस्क हॉरिजॉन्टली एट द स्टेबल पोजीशन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक गन है, ठीक है, अच्छा वाला गन है, बिहार वाला कट्टा नहीं, ठीक है। उस गन से मैं बुलेट थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बुलेट थ्रो करता हूँ, बुलेट उसी स्पीड से वापस आता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द बुलेट आई एम थ्रोइंग इज कमिंग बैक एट द सेम स्पीड।
So you need to find out the number of bullet required. You need to find out the number of bullet required per unit second or per unit time to keep that mass horizontal. Question आया समझ में? You need to find out the number of bullet required to keep this mass horizontal. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है. इसका मास पहले इसका वेट मैं देख लेता हूँ कितना है, mg, और बुलेट का मास भी गिवन है. मैं बस फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, बस उसका वैल्यू तो पुट कर देना. तो एम भी अगर इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल भी कितना होगा, एम भी होगा, पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो अगर ऊपर की डायरेक्शन को मैं जे कैप मान लूँ, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान सकता हूँ, माइनस जे कैप. तो एम भी जे कैप से जा रहा है और एम भी माइनस जे कैप से आ रहा है. तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम भी जे कैप माइनस एम भी माइनस जे कैप, है ना. तो यहाँ पे लिख देते हैं 2mb, क्योंकि एम भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2mb, ठीक है. और जे कैप का मोड कितना होगा, 1 ही होगा. तो डेल्टा पी 2mb आ रहा है. अब देखो, अब क्या कर रहा है कि ये वाला जो मास है बुलेट वाला, वो जा रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, वापस आ रहा है. एक जाने से नहीं होगा. यू नीड टू थ्रो नंबर ऑफ बुलेट, सर्टेन नंबर ऑफ बुलेट. तो लेट्स टेक ही वाज थ्रोइंग n number of bullet. n is the number of bullet per unit time or per unit second. देख सकते हैं. तो टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट सेकंड कितना होगा, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम होगा 2mb एक के लिए आ रहा है, तो n के लिए कितना आएगा, 2mb इंटू n आएगा, है कि नहीं. ये पर यूनिट टाइम पे हो रहा है, तो इसको हम लोग फोर्स कह सकते हैं. फोर्स मींस मोमेंटम बाय टाइम. ये वाला n क्या है, पर यूनिट टाइम पे है. अगर मान लो कि एक के लिए 2mb आ रहा है, 2 के लिए 4mb आएगा, 10 के लिए 20mb आएगा. 10 अगर 1 सेकेंड पे हो रहा है, वही आ जा रहा है फोर्स. मोमेंटम फोर्स क्या होता है, मोमेंटम बाय टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो अगर पर यूनिट टाइम में बोल रहा हूँ, पर यूनिट सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पहले तो मोमेंटम था, उसको सेकेंड से मैं डिवाइड किया, तो मोमेंटम बाय टाइम क्या आ जा रहा है, फोर्स आ जा रहा है. तो नीचे वाले फोर्स और ऊपर वाला फोर्स को समान कर देना है. नीचे वाला फोर्स कितना है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, उसका वेट, और ऊपर ये वाला बुलेट लगा रहा है फोर्स. तो नीचे वाले फोर्स है mg इज इक्वल टू 2mb इंटू n. बस यहाँ से आपको जो इनका वैल्यू आएगा वही आएगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए ये वाला पूरा का पूरा. एक सेकंड में इसको सेंटर पे ला देता हूँ. ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला टॉपिक पे. दूसरा वाला टॉपिक है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सीधा सीधा ही बोल रहा हूँ. एक सेकंड. थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बता देगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है. अब सेकेंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ही मेन लॉ है. तो सबसे पहले लिखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम, FBD. तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमेशा देखना, पहला चीज नॉर्मल फोर्स ये टूवर्ड्स एक्ट करता है. कैसे, तो एक बॉडी है, मैं बना के दिखा दूंगा. दूसरा टेंशन फोर्स, ये हमेशा अवे की तरफ काम करेगा. mg यानी वेट, ये डाउनवर्ड काम करता है हमेशा, किसी भी पोजीशन पे रहे. चौथा वाला अगर mv² बाय r है मान लो, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू क्या होता है, वेलोसिटी. ठीक है, mv² बाय r आउटवर्ड होता है और वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये चार फोर्स मेनली होता है. तो मैं एक एक करके लेता हूँ. सबसे पहले ले रहा हूँ नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स का बेसिक तो पता ही है. नॉर्मल फोर्स क्या है,
परपेंडिकुलर फोर्स है किसी भी सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो होता है नॉर्मल फोर्स। तो एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बोलना था। मान लो कि मैं नॉर्मल फोर्स, हम लोग जो बुक में देखते हैं तो बुक में दिखाया जाता है कि नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस वे, और इसको अगर आप लोग उठा दो मतलब पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे इस वेक्टर का, तो नॉर्मल फोर्स अलोंग दिस वे ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करते हैं, हमेशा हर एक पॉइंट पे एक्ट करेगा जो भी पॉइंट कांटेक्ट में होगा। अब मान लो मैं इसको घुमाऊं ऐसे, तो घुमाऊं तो कैसे लगेगा, ये ऐसे आएगा ना। ये रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो सारा का सारा नॉर्मल फोर्स कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो सारा का सारा नॉर्मल फोर्स किधर जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक, पूरे जो भी नॉर्मल फोर्स है वो आ रहा है इस पोजीशन पे। तो ऐसे समझते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास को सोचते हैं, इसीलिए ये वाला चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे को हटा के बस बीच वाला को रखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेंटर ऑफ नॉर्मल फोर्स हर एक जगह जहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में होगा, हर एक जगह पे नॉर्मल फोर्स काम करेगा। ठीक है, डन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा चीज़ पे। दूसरा वाला क्या है कि एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट। अच्छा मैं ये वाला सब कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है M1 M2 फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स इन बिटवीन देम, ये वाला करने का ज़रूरत है, ये वाला चीज़ नहीं आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ। मान लो कि देयर इज ए मास, ये वाला मास m है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स इन दिस पोजीशन। और पोजीशन नीचे से x दूरी पे है और इसका लेंथ है कितना, l। एक बार ट्राई करके देखो आता है। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, इसको कैसे करने का, इसको दो ब्लॉक समझ लो। ठीक है, इस पूरे ब्लॉक को दो ब्लॉक में डिवाइड कर दो। पहला वाला ब्लॉक कौन सा, ऊपर वाला, पहले वाले ब्लॉक में ऊपर वाला ब्लॉक देखो, दूसरे में नीचे वाला ब्लॉक। अब देखो दो ब्लॉक को कैसे करोगे, इसका लेंथ x है, तो अगर l लेंथ के लिए मास m हुआ, एक के लिए m/l होगा, और x के लिए कितना होगा, m/l इंटू एक्स। तो इसके लिए कितना होगा, m/l इंटू एक्स, ये वाले पोर्शन के लिए नीचे वाला। और ऊपर वाले पोर्शन के लिए कितना होगा, m माइनस m/l इंटू एक्स। आया समझ। ठीक, अब इसको सोचो थोड़ा, अब सोचने से काम हो जाएगा। ठीक है, सोच के बताओ कि नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है। तो इसको बनाते हैं, नीचे की तरफ इधर काम करेगा इसका वेट, यानी m माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी। यहाँ काम करेगा इसका एक नॉर्मल फोर्स, जो नीचे वाला ब्लॉक डालेगा इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो इसको लिखते हैं N1। ठीक, और उसी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से उसी फोर्स ये भी इस पे डालेगा, वो भी कितना होगा, N1 होगा। इसका वेट नीचे की तरफ कितना होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी होगा। ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक इस पे, नीचे वाले ब्लॉक नहीं, सरफेस इस पे एक नॉर्मल फोर्स डालेगा, वो है N2। ठीक है, अब इसको पूरा लिखो तो नीचे की तरफ क्या काम कर रहे थे, N1 इजिकल टू क्या आ जा रहा है, आपका आ रहा है m माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये आया सबका। ठीक है, और N2 कितना आएगा, N1 नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो m/l इंटू एक्स इंटू जी इजिकल टू क्या आएगा, N2 आएगा। ठीक है, तो N1 आ गया आपका, N2 आ गया, इसको जोड़ दो, इधर पुट कर दो, तो N2 आएगा। N2 आएगा m इंटू जी आएगा पूरा का पूरा, N2 यानी टोटल बॉडी के चलते जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा, तो वो तो m इंटू जी आएगा। ठीक है, और N1 ये आ जा रहा है, सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये वाला जो भी क्वेश्चन था, यहाँ पे मास यूनिफॉर्म था, मैं थोड़ा
थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, जहाँ पे मास को मैं नॉन यूनिफॉर्म दे रहा हूँ। देखो एक चीज लिखो, लैम्डा, सिग्मा, रो, ये तीन चीज में डिफाइन करूंगा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? तो लैम्डा है लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी, और वो है नॉर्मल डेंसिटी। रो मतलब नॉर्मल जो भी डेंसिटी होता है वही वाला डेंसिटी। ठीक है, आ रहा है सही से? हाँ, लीनियर मास इसको लिख देते हैं डेंसिटी। इसको क्या लिखेंगे? सेम, पर इसमें आएगा सरफेस मास डेंसिटी और इसमें आएगा नॉर्मल मास डेंसिटी, या इसको वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी भी लिख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी सारे का सारे सेम। तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा मान लो कि कोई एक लीनियर मास है, इसका मास अगर m है और लेंथ l है, तो लैम्डा होता है m/l। इस या फिर इसको लिख सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन अगर कोई होगा, इसका मास अगर dm है तो आप लोग लिख सकते हैं dm/dm। ठीक है, वैसे ही सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है? m/a। मान लो कोई सरफेस पे डिस्क है, डिस्क पे मैं इतना छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, इस छोटा सा एरिया को मैं dm नाम देता हूँ, तो dm, और इसका एरिया को क्या लिख सकता हूँ? dA। ठीक, अगर कोई वॉल्यूम है, मान लो कि कोई स्फीयर है और उस स्फीयर में कोई मैं वॉल्यूमेट्रिक पार्ट को ले रहा हूँ, छोटा सा कोई पार्ट को ले रहा हूँ, मान लो ये वाला पार्ट को मैं ले लिया, दिस वन, तो वहाँ पे क्या होगा? फिर मास बाय वॉल्यूम, और ये आ जाएगा dm/dv। तो सारे सेम ही है। ठीक है, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता था, वैसे ही आ रहा है मास बाय एरिया, मास बाय लेंथ। ठीक है, बना सकते हैं ऐसे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नींद आ रही? चलो इसके यूनिट भी लिख लो एक बार। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लैम्डा का यूनिट क्या होगा? फिर kg/मीटर। इसका kg/मीटर², kg/मीटर³। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ पहले। मास अगर आपको चाहिए, मान लो लीनियर मास डेंसिटी से, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकता हूँ डीएम को, कर सकता हूँ डीएम को। तो डीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू डीएल। तो अगर लैम्डा इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करूँगा तो मास आएगा। अब देखो, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? एल, तो लैम्डा इंटू एल आ रहा है। अब लैम्डा इंटू एल क्या आ रहा है? टोटल मास। लैम्डा इंटू एल क्या आ रहा है? टोटल मास आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि मास फाइंड आउट करने का, डीएम को इंटीग्रेट कर दो। और एक बार बता रहा हूँ, मान लो कि डीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू डीएम। मैं इसके अंदर लिख दिया डीएम लैम्डा डीएम, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। डीएम का इंटीग्रेशन होता है एम, सिंपल सा चीज़ है। नॉर्मली डीएक्स से अगर इंटीग्रेशन एक्स होगा तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एम ही ना आएगा। तो ये माना है, बस लैम्डा को बाहर निकालो, डीएल का डीएल, लैम्डा इंटू एल, एम इज इक्वल टू सीधा सीधा लिख दो लैम्डा इंटू एल, आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन लिखो, लैम्डा एट ए सर्टेन पोजीशन इज रिटन एज लैम्डा नॉट इंटू 1 + 6/, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मास डेंसिटी इक्वल नहीं है। मान लो कि एक स्केल लेके मैं समझाता हूँ। ये वाला स्केल अगर लूँ तो इस पे सारे पोजीशन पे क्या है कि मास इक्वल है। ठीक है, इस पे सारे पोजीशन पे मास इक्वल है। और मान लो कि ये स्केल अगर लंबा, स्केल लेके हंस क्यों रहे हैं? अगर सारे पोजीशन में मास इक्वल है, इस स्केल के साथ इन लोगों का बहुत नाता जुड़ा हुआ है। तो अच्छा, जो मैं बता रहा था, मान लो कि ये वाला स्केल है, तो इसमें मास सारे जगह समान है। मान लो स्केल ये थोड़ा धीरे 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 करके क्या होते जा रहा है? मोटा होते जा रहा है। हो भी सकता है ऐसा वाला, मान लो कि ये वाला इसका बेस है,
स्केल मोटा हो जाएगा। तो स्केल मोटा होते जाएगा तो उसका मास वैरी होगा कि नहीं? हर एक जगह मास समान होगा? नहीं होगा, तो उसका मास वैरी होते जाएगा। तो उसी केस को मैं ले रहा हूँ। सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म, कोई एक नॉन यूनिफॉर्म ब्लॉक है या स्केल है, कुछ भी मान लो, ठीक है। लीनियर मास है। कैसा मास है? लीनियर मास, ठीक है। लीनियर मास मतलब उसका डायमेंशन एक ही जगह होगा, एक ही तरफ, मतलब कि ऐसे ही मान लो कोई नॉर्मल ऐसे ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जितना मास अमाउंट है, जैसे ऊपर जा रहा है उसका मास का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, you need to find out the normal force at certain position x from the bottom। मैं दिखा दे रहा हूँ, मान लो ये वाला ब्लॉक है, you just needed to find out the normal force at this position which is at a distance of x from the bottom line, okay। total length is L, ठीक है। total length is L and total mass M, total mass capital M, total length capital L। तो ये वाली चीज को कैसे करेंगे? तो ट्राई करो बनाने का। मैं एक थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, क्या करना है, छोटा सा कोई एलिमेंट लेना है, छोटा सा एलिमेंट dx ले लो, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। एक बार ट्राई करो, ट्राई करते एक बार, अगर होता है तो सही है, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि ये वाले को मैं बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा एक पोर्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ dx, छोटे वाले पोर्शन को, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन के लिए नीचे कितना मास काम करेगा? dmg, ठीक है, dmg काम करेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स, छोटे वाले मास के लिए नीचे उसका वेट, और नॉर्मल फोर्स कौन डाल रहा है? बाकी वाला पोर्शन उस पर डाल रहा है कि नहीं? ठीक है। तो n इज इक्वल टू, एक सेकेंड इसको हटाता हूँ थोड़ा, n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? dm इंटू जी लिख सकता हूँ। dm के जगह में क्या लिखा जा सकता है? dm मतलब अभी मैंने लिखाया था dm बाई dl इज इक्वल टू लैम्डा। तो dm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dl। अगर लैम्डा कांस्टेंट होता है तो बाहर आता है, कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं आ सकता। तो उसको कैसे लिखते हैं लैम्डा इंटू dl, इधर लिख देते हैं g। लैम्डा के जगह में क्या लिखो? लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल। तो इसको लिख डालते हैं लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू dl इंटू जी। dl तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे dx लिखा हूँ, तो इसको dx लिख देता हूँ, और dl के जगह में क्या लिख दूंगा? वहाँ पे भी लिख दूंगा dx, ठीक है। तो अब देखो लैम्डा नॉट गया बाहर, dx को इंटीग्रेट करना है, 1 इंटू dx, जी भी बाहर, dx प्लस x बाई एल इंटू dx। इंटीग्रेशन तो करना है, वो तो सही है, लेकिन उसका लिमिट भी पुट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करूँ? देखो मैंने यहाँ से dx लिया था, यहाँ से इसका अगर x है तो x से स्टार्ट हो रहा है ये बॉडी, मतलब मैं इसके लिए नॉर्मल फोर्स निकाल रहा हूँ ना, ये वाले पोर्शन के लिए। तो ये वाले पोर्शन स्टार्ट हो रहा है x से, और एंड कहाँ होता है? इसका टोटल लेंथ है। तो इसका लिमिट आएगा x टू l। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे जो वैल्यू आएगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो करना आता होगा सबको, लैम्डा नॉट जी आता होगा इंटीग्रेशन करने सबको, है कि नहीं? तो dx का इंटीग्रेशन होता है, dx का इंटीग्रेशन होगा x के जगह में आएगा, एक बार l आएगा, एक बार x आएगा,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स नहीं होगा, एल ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो बॉडी जहाँ पे मेरे को नॉर्मल निकलना है, तो जिस भी पोर्शन पे मेरे को नॉर्मल का वैल्यू निकलना है, वो वाला पोर्शन का लिमिट कहाँ से, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो ये वाला एक्स से कहाँ तक जा रहा है, एल। भले ही इसका लेंथ एल माइनस एक्स है, वो तो मेरे को बताइए कि एल माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन लिमिट जब मैं पुट करूँगा, मैं डी एक्स लिया हूँ, एक्स के बाद छोटा सा पोर्शन डी एक्स। हमेशा कोई भी इंटीग्रेशन करना है तो पहले एक्स मान लिया जाता है, फिर उसके साथ छोटा सा एक पोर्शन डी एक्स, फिर उसका लिमिट पुट करना होता है, ठीक है। उसका लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला बॉडी, ये वाला बॉडी मतलब मैं जैसे पिछले वाले बॉडी में कर रहा था, मैंने एक डिस्टेंस लिया था तो मैं दोनों को डिवाइड किया था। तो मान लो ये वाला बॉडी यहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है, ये वाला पोजीशन से ये वाला पोजीशन तक, है ना। तो ये वाला पोजीशन अगर एक्स लिया तो ये वाला पोजीशन कितना होगा, एल होगा, ठीक है। उसका भले ही उसका लेंथ कितना है, एल माइनस एक्स, ठीक है। बस इसको अभी एक्स डी एक्स को पुट करो, इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। फिर उस पर पुट करना है एल और एक्स। मैं एल को नीचे लिख देता हूँ, तो ये सीधा सीधा कितना है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही आ रहा है कि नहीं। फिर बाकी के एलसीएम करके जो भी वैल्यू आएगा वो आप लोग को निकल लेना है, समझे हो? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो होमवर्क दे देता हूँ। वैसे वॉल्यूमेट्रिक एक है और एक है एरिया वाला। ठीक है, दे दो होमवर्क। Let's assume there is a cone. Let's assume there is a cone. Let's assume there is a cone and this one is x, this one is r. You just needed to find out the normal reaction force. This one is a solid cone, right? This one is a solid cone. You need to find out normal reaction force at this position, that is x from the bottom, and theta is given. मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कैसे करना है। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें मतलब कि भले ही इससे क्वेश्चन ना आए लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है। कैसे करना होगा बोलो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं। पहले तो रो निकाल लेना है। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी। रो क्यों? सॉलिड कौन है, सॉलिड होगा तो उसमें वॉल्यूम आएगा। तो टोटल मास मान लेता हूँ m, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। बस पुट कर देते हैं 1/3 पाई स्क्वायर। इसका हाइट को मैं मान लेता हूँ, पूरा हाइट को कितना मानूं, वन बाई थ्री पाई स्क्वायर मान सकता हूँ। अगर इसका हाइट 1/3 पाई स्क्वायर आया तो फिर इसको और एक चीज करना है। पहले देखो, ये वाला x है तो ये वाला कितना होगा, अब इसका रेडियस कैसे निकालूं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल याद है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इसका रेडियस को मैं निकालूंगा। ठीक है, मान लो ये वाला आर है, मानना नहीं है ही आर, ये वाला एच पूरा छोटा वाला
h माइनस एक्स, और इसको मैं मान लेता हूँ कितना x, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं छोटा r मान लेता हूँ, है ना, और ये वाला क्या है x पूरा हाइट h है, ऐसा होगा। अरे समझ, इसको थीटा मान लिया, थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई r आएगा, r बाई h आएगा ना। अरे गलत बोल रहा हो तो जोर से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r बाई h, r बाई h, ठीक है। तू तो मत ही बोल, तू बोलने में मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। r बाई h, ठीक है। पार्लियामेंट में कभी देखा पार्लियामेंट का सेशन देखा है? हाँ? लालू यादव को पता है? तो ये भी उसी तरह है। सारे लोग सीरियसली बात कर रहे हैं, ये उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालते रहेंगे। ऐसा लोग होना भी जरूरी है, तब मजा आता है, नहीं तो भी पार्लियामेंट का सेशन देखो तो बोरिंग आ जाता है। व्यूज मेरे लिए आता है, वीडियो में व्यूज मेरे लिए आता है। ठीक है, फिर 10% रॉयल्टी तेरे को दे दूंगा। देख, चलो चलो बना दे फिर। tan थीटा इज इक्वल टू r बाई h, यहाँ पे क्या है r बाई h माइनस x आएगा, लिख सकता हूँ। तो r को क्या लिख सकता हूँ, r इंटू लिख सकता हूँ बस हो गया, आधा काम हो गया, बाकी क्या mg से कर लेना है। ये वाला हो गया, ये तक, यहाँ तक। फिर मैं बाकी का कर दे रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये वाले पोर्शन को लेता हूँ, ये छोटे वाले पोर्शन, इसका मास अभी आ जाएगा, इसका mg मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ मान लो छोटा m लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ क्या होगा नॉर्मल फोर्स n लिख सकता हूँ। अब n इज इक्वल टू क्या आता है फार्मूला में, m इंटू जी आएगा। टाटा और नाना वाला कॉन्सेप्ट शायद ये वाला वीडियो में नहीं, मैं कर दूंगा, दोनों को मर्ज अप करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 4-5 घंटा का हो जाएगा वीडियो, लेकिन सही है, वो रिवीजन के लिए अच्छा है। तो एम जी, अब एम के जगह मैं एडवांस का टॉपिक को भी कोशिश कर रहा हूँ कि टच करूँ, ठीक है। एडवांस का जो भी क्वेश्चन है वो भी टॉपिक, तो जिनको नहीं माने वो वाला पार्ट स्किप कर देना, ठीक है। हाँ एम जी, अब एम के जगह में क्या लिखूँ, रो इनटू वॉल्यूम पाई स्क्वायर, ठीक है। इसका हाइट कितना लिखा था मैं, कितना लिखा था हाइट, h माइनस एक्स इंटू जी। अब सीधा सीधा क्या कर देना है, r के जगह में इसको पुट कर देना है, r का वैल्यू हो ही आ गया तेरा नॉर्मल फोर्स, समझे, ठीक है, समझ गए। मेरे को बस इसका वेट निकालना था, ये वाला पोर्शन का, ऊपर वाला का कैसे निकालना था वेट, मेरे को रेडियस नहीं पता था, पर एक्स पता था, ये एक्स, तो यार h माइनस एक्स, रेडियस का मैंने सिमिलैरिटी से निकाल लिया। ये वाला तो तुम लोग को पता ही होगा कि रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये वाला तो किए होगे तुम लोग कि इसका अगर वॉल्यूम इतना होगा तो इसका कितना होगा, नॉर्मल सिमिलैरिटी से मार के हमने निकाला n इज इक्वल टू mg, n की जगह में m पुट किया, g पुट किया, खत्म कर दिया बात, ठीक है। अच्छा, होमवर्क पे एक डाल रहा हूँ क्वेश्चन, अगर किसी का आया तो कमेंट में बता दो एक बार, ठीक है, ठीक है। लिखो क्या लिखोगे, नहीं छोड़ो, यहाँ से नहीं डालूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन करा था, एक सेकेंड, छोटा सा, बाकी नॉर्मल फोर्स से और कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मान लो दो ब्लॉक है,
दो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, तुम लोगों को तो ये वाला चीज पता ही होगा। इसका वैल्यू क्या होता होगा, मान लो इधर फोर्स डाल रहा हूँ मैं F, कितना डाल रहा हूँ F, इसका मास है m1 m2। जल्दी से फाइंड आउट करो नॉर्मल फोर्स इन बिटवीन द इंटरफेस। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम करता है n, उसको फाइंड आउट करो जल्दी 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 फाइंड आउट करो उसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जल्दी एकदम फास्ट। पानी वानी पी लेता हूँ। जल्दी बना दो। इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाई टोटल, तो एक्सीलरेशन आएगा F बाई m1 प्लस m2 आएगा। अगर एक्सीलरेशन आ गया तो फिर इसका नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा। m2 पे मैं ले रहा हूँ, m2 पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है इधर, नॉर्मल फोर्स। इसका एक्सीलरेशन दिस वे, यहाँ कुछ काम कर रहा है नहीं, होगा ये सब। फिर क्या लिखें इसको, m2 इंटू ए लिखो, एक के जगह में पुट कर दो, एक के जगह में पुट करने से क्या आ रहा है, F बाई याद है m2 F बाई m1 प्लस m2। अब इसको 3 बॉडी पे करेंगे, फिर 4 नहीं, फिर इनफाइनाइट नंबर बॉडी पे कर लेंगे, ठीक है। आगे ही वाला, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 बॉडी होगा, let's assume this one is F. So quickly find out the normal force N1 and N2। जल्दी से फाइंड आउट करो तो भाई, N1 को करो, N2 को करो, जल्दी से क्विकली फाइंड आउट N1 and N2, हरी अप। तो N2 N1 तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या आता है, कल मेरे को एक अच्छा सा फीडबैक मिला कि रेट से नहीं लिखने का। मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी MBBS कर रहा है, तो उसने मेरे को रात को मैसेज किया कि सर रेट से नहीं लिखिए, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम होता है। वो देखा था शायद वीडियो, कल वाला वीडियो, तो आज मैं उसी रेट हो जा रहा है, मेरा थोड़ा पसंद का कलर है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वन इज M1, यहाँ पे फोर्स क्या है M, नॉर्मल फोर्स क्या आता है N1, एक्सीलरेशन है A। तो कैसे लिखें इसको, F माइनस N1 इज इक्वल टू क्या आएगा, M1 इंटू A आएगा, ठीक है। तो F माइनस M1 इंटू A, एक के जगह में क्या लिखो, एक के जगह में लिख दो बस, ये पूरा का पूरा मैं इधर ही मिटा के लिख रहा हूँ क्योंकि इतना मेहनत करने का मन नहीं है। तो इसको लिख देता हूँ M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर लिख दो तो N1 कितना आएगा, F कॉमन ले लो तो N1 आ रहा है F इंटू, आई थिंक ये वाला आ रहा है M2 प्लस M3 बाई, आ रहा है हाँ। इसको और आसान तरीके से किया जा सकता है, तुम M2 और M3 को एक मास मान लो, पूरा मास। तो पूरा मास कितना है, M2 प्लस M3, एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में, ये इधर वही नॉर्मल फोर्स काम करेगा जो इधर ये डाल रहा है सेम। तो क्या लिख सकते हो, N1 इज इक्वल टू M इंटू A लिख सकता हूँ। अब A की जगह में ये वाला पुट कर दो, सेम ही आ रहा है सेम, ठीक है। ये और आसान हो गया। ये वाला मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से आएगा। अब N2 का वैल्यू, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। N2 इधर एक्सीलरेशन A, इधर मान लेता हूँ M3। सो N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, M3 इंटू A आएगा। अब A को पुट कर दो यहाँ से, प्लस N2 आ जाएगा, है कि नहीं।
तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, आसानी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है। ये वाला तो था पहले से ही, फिर दूसरा वाला मैं बनाया, फिर मैं बना रहा हूँ तीसरा वाला, फिर मैं बना रहा हूँ चौथा वाला, फिर बना रहा हूँ और एक, फिर बना रहा हूँ और एक, फिर और एक, फिर इसको मैं लिख रहा हूँ अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन ये वाला? हाँ क्या है? दिस वन इज m, वेरी गुड। m/2, m/4, m/8 and so on. So you need to find out the normal force in this position. जल्दी से फाइंड आउट करो। मैंने जैसे ये वाला किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, एक मास को छोड़ के बाकी का सारे को एक साथ ले लो। पहले वाला मास को छोड़ के बाकी का सारे को एक साथ ले लो, फिर करो, फिर देखो ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो बनाते हैं ए इक्वल टू एच बाय टोटल मास, ठीक है। लिख सकते हो ये वाला क्या आ रहा है? जीपी सीरीज आ रहा है। तो जीपी सीरीज में कैसे आएगा? m प्लस m/2 प्लस कैमरा ऑन है, m/2 प्लस m/4 प्लस m/8। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है? a/1 माइनस r m बाई, आएगा ये वाला, लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 यानी हाफ। तो हाफ को क्या लिख सकता हूँ यार? अरे a/1 माइनस r, 1 माइनस 1/2, ए क्या है? ए यानी फर्स्ट टर्म। देखो एक बार, जीपी सीरीज है तो ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? m, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। m/1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आता है? हाफ आता है। साइनिक आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अरे बार बोलो, जीपी सीरीज पता है? m plus m/2 plus m/4 plus m/8 A is equal to net force by total mass। नेट फोर्स कितना है? m, मास कितना है? सारे को ऐड करो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? m/1 माइनस r, 1 माइनस r पे 1 माइनस हाफ, हाफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा इधर, तो m/2m। अब एक को छोड़ के बाकी को बनाओ, सेम टू सेम सबको एक बार। हाँ इसको मिटाता हूँ, बाकी को बना देता हूँ, ठीक। इसको आउट, बाकी इधर आएगा n, है ना? n। अब n इज इक्वल टू क्या होगा? ये सारे मास जो भी बचा हुआ है, इनटू इसका एक्सीलरेशन आएगा। तो सारे मास का मास कितना है वो बोलो पहले। मास कैसे आएगा? फिर से जीपी लगाना होगा, a/1 माइनस r। a का वैल्यू कितना है? फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस r यानी 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ का वैल्यू कितना होता है? हाफ ही आता है। तो इसको फिर मिटाओ, मिटा के लिखो हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1/2m। हाफ ऑफ गया, m कैंसिल, कितना आ रहा है वैल्यू? 1/2, 1/2। यहाँ से भी देख सकते हो। और एक तरीका इसको देखने का, a इज इक्वल टू क्या है? बाय टोटल मास। तुम लोग इसका ऐसे लिख सकते हो, तो अगर ये वाला मास सेम है मतलब बाकी वाला मास कितना है? m। ऐसे आ रहा है कि नहीं?
फिर n इज इक्वल टू m इंटू ए कर दो, वो भी आ जाएगा। समझ गए है कि नहीं? ये वाला मास m है, टोटल 2m आ रहा है, तो बाकी वाला मास m होगा, ऑटोमेटिकली होगा। बाकी n इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब ये यहाँ पे ये सब करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मास क्या आ रहा है, m ही आ रहा है। ठीक है, अब बनाते हैं यूनिफॉर्म रोप पे जो भी नॉर्मल फोर्स आता है। मैंने करवाया था शायद, एक क्वेश्चन फिर से करा देता हूँ। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स इन ए यूनिफॉर्म रोप। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स इन ए यूनिफॉर्म रोप। इसको करने का भी ये वाला क्वेश्चन आता है, मतलब कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा रोप है, तुमने इधर फोर्स डाला, कितना डाला, F डाला, so you need to find out normal force at certain distance x from here। अब रोप है तो टोटल लेंथ l मान लो, रोप है तो उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो सीधा सीधा लीनियर मास डेंसिटी लिख सकते हो, है कि नहीं? रोप है तो उसको लीनियर मास डेंसिटी लिख सकते हो, हाँ? रोप है तो यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर लिख सकता हूँ इसको दो मास में डिवाइड करता हूँ। सिंपल, मान लो टोटल मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फार्मूला में क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा f बाई m आएगा, है कि नहीं? a इज इक्वल टू आएगा f बाई m। इसको बस दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक में आएगा ये वाला पार्ट और एक में आएगा दूसरा वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में यहाँ पे क्या लग रहा है, f लगा, दूसरे तरफ क्या लगा, n, यहाँ पे भी n और इधर 0, है कि नहीं? लगेगा। अच्छा, अब बोलो टोटल लेंथ अगर l है, l के लिए मास m होगा, एक के लिए कितना होगा, जो लैम्डा होता है, और x पोर्शन के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू x। जिसका लैम्डा इंटू एक्स होगा तो इसका कितना होगा, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। मैंने बताया था अभी जस्ट 2-3 स्लाइड पहले बताया था, लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर छोटे जगह के लिए मास, मतलब पारीनी लेंथ के लिए मास लैम्डा होगा, तो एक्स के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स। एल माइनस एक्स के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स होगा, होगा पक्का? ठीक है, चलो अब इसको बना देते हैं। एक्सीलरेशन एट फोर्स बाय टोटल मास। अब n तुमको फाइंड आउट करना है, तुमको ये वाला मास पता है, तो इसी पे इक्वेशन लिखो। इधर क्या डाल रहा हूँ, n डाल रहा हूँ, उल्टा तरफ 0, तो n माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना दिया है, मास दिया है ये वाला पूरा, है कि नहीं, इंटू ए। तो बस एक को लिखो, एक को लिखो, n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा टफ बनाऊंगा, ठीक है? बनाओ जल्दी बनाओ। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। कल एक कोई इसमें ये देख रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें एक शॉर्ट्स में अंबानी लोग इन लोगों का फैमिली है, वो सब डांस कर रहा है, तो एक बंदा कमेंट कर रहा है, कुछ बोलूंगा तो रिचार्ज ले लेगा कुछ बोलूंगा तो रिचार्ज और बढ़ जाएगा। अप्रोच सही है। मेरा भी कोई बेटा वेटा होगा, उसका शादी होगा, मैं भी फीस डबल कर दूंगा। तब तक हमारे बेटे आ जाएगा, तो तेरा बेटा मेरे पास पढ़ने आएगा। और टेंशन एक बात का है कि तेरे को शादी के लिए लड़की मिली तो कंट्रोल। तो दिस इज
This is a uniform plate. Write down. Write down. The surface density is sigma naught. Surface density is sigma naught. एक प्लेट है जहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी कितना सिग्मा नॉट है. यू नीड टू फाइंड आउट एट दिस पोजीशन व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. एट दिस पोजीशन एक पे वो क्या है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सिग्मा क्या है. सिग्मा तो रील्स पे देखे हैं. सिग्मा बॉय, सिग्मा मेल. He is a boy. सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है इसका हाफ इंटू सॉरी एरिया हाफ इंटू एल इंटू एच कितना होगा है कि नहीं. अच्छा फिर से अगर ये वाला एच है तो ये वाला मेरे को फाइंड आउट करना है. बस हो गया. ये वाला फाइंड आउट कर लूंगा तो खत्म बात. फिर से ये वाला थीटा है कि नहीं. फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो. इसको मैं y ले लेता हूँ. h बाई एल इज इक्वल टू y बाई एक्स. तो यहाँ से y कितना आएगा बोलो. मैं इस बाकी वाला पोर्शन का वीडियो मतलब कि आज तो मैं बना रहा हूँ लेकिन बाकी का जो भी जितने भी पोर्शन है इसका मैं वीडियो आज शाम को ही रिकॉर्ड करूँगा. मान लो कि 3 बजे से. कोई अगर क्लास अटेंड करना चाहे ऑफलाइन तो आ सकता है. ठीक है. रात है तो फिर हैप्पी रथ यात्रा. सब्सक्राइब द वीडियो. हाँ रात से मेरे को पता है. मैं काम कर सकता हूँ. मैं जलेबी खिला दूंगा. रात है तो मैं जलेबी खिला दूंगा. रथ के ऊपर गरम लगा रहा चाहिए फिजिक्स भैया. ठीक है. अगर रात है तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं जलेबी खिला दूंगा. 3 बजे 5 बजे 3 बजे कैसे खिलाऊं जलेबी. बनेगा तब मैं खिलाऊंगा. A is equal to net force by total mass. ये वाला आएगा नेट फोर्स बाय टोटल मास. अब इन दोनों को 2 ब्लॉक में डिवाइड करता हूँ. एक पहला वाला ये ब्लॉक दूसरा वाला कौन सा ब्लॉक. ऐसे ही होगा. तो ये वाला ब्लॉक का कुछ काम नहीं है. इसको हटाओ. काम है इसका. क्यों. क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा है. फोर्स किधर लग रहा है. फोर्स मैं किधर दे रहा हूँ. अच्छा मैं इधर दे रहा हूँ फोर्स. मान लो फोर्स आई एम अप्लाइंग टुवर्ड्स दिस. इधर मैं फोर्स दे रहा हूँ. तो अगर इधर मैं फोर्स दूंगा तो इस पे नॉर्मल इधर ही आएगा. ठीक है. इसका एक्सीलरेशन किधर होगा इधर होगा. तो n इज इक्वल टू फिर क्या ले लो एक सेकंड. n इज इक्वल टू इसका मास ले लो m स्मॉल m. तो स्मॉल m इंटू ए लिख सकते हो. n उल्टा तरफ 0 n इज इक्वल टू m इंटू ए क्या वैल्यू तुमको मालूम है. बस मास का वैल्यू निकालना है. मास कैसे आएगा बोलो. सिग्मा मास डेंसिटी है मतलब हर एक छोटा छोटा एरिया का मास कितना है सिग्मा. तो टोटल इसका एरिया तो निकाल सकते हो. इसका एरिया तो आ गया हम लोग का. कितना एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है x. हाइट कितना है y. तो मास की जगह में क्या लिख सकते हो सिग्मा इंटू एरिया इंटू ए. सिग्मा यानी सिग्मा होगा उसको ऐसे ही रखो. एरिया को क्या लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है बेस है x. हाइट कितना है y की जगह में क्या लिखोगे h बाई एल इंटू एक्स. और उसका एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे a की जगह में क्या पुट करेंगे f बाई एम. तो ये आ गया आपका नॉर्मल फोर्स. ठीक समझे. लिख लो एक बार. सिग्मा का वैल्यू भी पुट कर सकते हो चाहो तो. सिग्मा का वैल्यू पुट करने से फिर कुछ एक इक्वेशन आएगा. सिग्मा पुट कर दो 2m बाई एल एच तो जो भी आएगा वो आ जाएगा. ठीक है. फिर तीसरा नॉर्मल का और एक वेरिएशन का क्वेश्चन आता है वो भी मैं समझ देता हूँ. ठीक है. कितना आया कितना वैल्यू एक बार बोलो. एफ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. एक अच्छा चीज यहाँ से मैं बोल रहा हूँ. देखो नॉर्मल फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के साथ. हाँ
तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड आउट द ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल फोर्स विथ डिस्टेंस x, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल फोर्स विथ x। तो n के साथ x स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, हम लोग को बताइए कैसा इक्वेशन होता है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक मतलब मुंह किधर की तरफ खुला होगा, जिसका पावर 1 है उसकी तरफ, किसका 1 है, n का पावर 1 है, तो मुंह ऐसे खुला होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव वाले पोर्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको हटा दो बस। ये आ गया आपका इक्वेशन का वेरिएशन। ठीक है, आगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन है अब चलते हैं तीसरा टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स फॉर द फॉलोइंग। मैं बना रहा हूँ, एक बार देखो। ऐसा क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आज शाम तक पूरा वीडियो बना के उसको मार्जअप करके मैं डाल दूँ कि तुम लोग देख पाओ। आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है। दिस वन इज 30 यूनिट, इसका मास है। पिछला वाला क्वेश्चन आया समझ में, पीछे वाला क्वेश्चन आया समझ में, आ गया समझ में। यू नीड टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स इन बोथ दिस सरफेस। कौन सा सरफेस, ये दीवार है, ये दीवार इस पे कुछ नॉर्मल लगाएगा और ये इंक्लाइन भी इस पे कुछ नॉर्मल लगाएगा, दोनों नॉर्मल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं पहले थ्योरम बता देता हूँ। लैमिस थ्योरम तो पता ही होगा सबको, मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, मैं फिर और एक बार समझा देता हूँ। लैमिस थ्योरम से ये वाले जहाँ पे भी 3 फोर्स काम करेगा, यानी 3 कंकरेंट फोर्स काम करेगा, वो आसानी से सवाल बन जाते हैं। तो 3 फोर्स अगर है, मान लो F1 F2 F3, अगर ऐसा है 3 फोर्स, इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, इसको ले लो गामा। तो F3 बाई उसका उल्टा जो एंगल है यानी साइन अल्फा, F1 बाई उसका एंगल क्या है, उल्टा बीटा, और F2 का उल्टा क्या है, गामा। ये सारे क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। सारे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जिस साइड का फोर्स उसका ऑपोजिट का एंगल, वो सारे क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा करके उधर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, ना, चलो अब इसको बनाते हैं। नॉर्मल फोर्स हमेशा टुवर्ड द बॉडी काम करता है, तो टुवर्ड द बॉडी यानी कि किधर काम कर गया, ऐसे। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, ऐसे लेके गया, ये वाला नॉर्मल फोर्स और ये वाला mg होगा। इसको मैं ये वाला नॉर्मल फोर्स को इधर लिख सकता हूँ, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको कहाँ लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैंने इधर रख दिया। ठीक है, ये वाला पोजीशन पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सही है। अब ये वाला नॉर्मल फोर्स को मैं उधर लेके चला गया, ठीक है, ये वाले को, और इसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, उधर मूव कर सकता हूँ ऐसे। दिस इज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर mg है, ये वाला को क्या ले लेते हैं, n1 है, इसको क्या लेते हैं, n2 है। अब लैमिस थ्योरम लगाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है, 60, ये वाला कितना होगा, 60, पैरेलल लेके टोटल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला 90 है, ये वाला कितना आएगा, 120। mg बाई साइन 120 वैल्यू क्या आएगा, mg बाई साइन इज इक्वल टू n2 के उल्टा तरफ क्या है,
साइन 150 और n1 है उसका उल्टा तरफ क्या है साइन 90। तो यहाँ से आपको n1 और n2 जो भी वैल्यू चाहिए होगा वो आ जाएगा। समझियो कोई प्रॉब्लम है नहीं? दूसरा क्वेश्चन पे जाओ। नॉर्मल से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आता है, बाकी इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ अगर होमवर्क के लिए देना है। बना लिए इसको। होमवर्क भी यहाँ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आसान आसान सा क्वेश्चन है, बाकी ये सब तो ईजी है। एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, मास से रिलेटेड, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन सारे आते हैं एग्जाम में। मान लो कि फिर टेंशन पे धीरे धीरे जा रहा हूँ, ये वाला कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे कोई खड़ा है ऐसे, लेट्स assume द मास ऑफ द लिफ्ट इज m और इसका मास कितना है कैपिटल M, ठीक है। सो फाइंड आउट the normal force acting on this mass. You need to find out the normal force acting on this mass. Okay. Capital on man. Calculate the normal force on man. पहला वाला क्वेश्चन ये है। दूसरा वाला क्वेश्चन है find out टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, क्योंकि मैन ही लग रहा है फोर्स, तो फाइंड आउट टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। सही है, क्वेश्चन आया समझ में? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले पूरे को एक सिस्टम लिया जाता है। ऐसा अगर सिचुएशन है मैन और मैन इधर है, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब मैं सीवड़ा बताऊंगा तब बताऊंगा। तो अब ये समझ लो कि पूरे जो भी मास है दोनों को एक मास कंबाइन कर लेते हैं। तो दिस वन मास टोटल को एक मास कंबाइन कर लो, तो m प्लस m एक मास है टोटल, मान लो ये वाला, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, m प्लस m इंटू जी करेगा, और यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे t है, तो दो अगर स्ट्रिंग इधर से होते हुए जा रहा है तो कितना आएगा 2t आएगा, तो ऊपर कितना होगा 2t। यहाँ से आप लोग फाइंड कर लो t का वैल्यू जब तक आएगा उसके बाद क्या करना है, बस मैन का मास को लेना है, मैन वाला मास ले लो। मैन वाला मास में क्या काम कर रहा है, इधर टी काम कर रहा है, नीचे में इसका क्या काम कर रहा है mg, और मैन को ये वाला मैन का क्या कैपिटल है ना, मैन वाला मैन कैपिटल है, कैप में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक, तो इसका कैपिटल mg होगा, कैपिटल mg, और नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ काम करेगा यहाँ पे ना, तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे काम करेगा n। तो बस लिख दो 2t इज इक्वल टू आएगा, t का वैल्यू निकालो, इधर पुट करो, यहाँ का इक्वेशन क्या आएगा t प्लस n इज इक्वल टू mg, और उधर वाला इक्वेशन आएगा t इज इक्वल टू m प्लस m g/2 क्यों, क्योंकि 2t आ रहा था, मैंने 2 को इधर डिवाइड किया, अब t का वैल्यू इधर पुट करो तो n इज इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा m माइनस m/2 इंटू जी। आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ठीक सर t प्लस m कैपिटल m g होगा, कैपिटल m g। अच्छा, ये वाला कैपिटल m होगा, हाँ ये कैपिटल स्मॉल में दिक्कत आ रहा है, ठीक है कैपिटल m होगा, हाँ ठीक है। अब समझ में आया ये वाला,
ठीक है, क्वेश्चन में टेस्ट में डाला था वो भी ऐसे ही था, 2 मार्क्स 2 मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे भी, जिन लोगों को करना है वो कर लेंगे। कैसा तो क्वेश्चन, यहाँ एक पुली था और यहाँ एक पुली था, ऐसे ही था ना? हाँ, क्वेश्चन कैसा था? है क्वेश्चन पेपर किसी के पास? हाँ, इसके साथ ये इसको खींच रहा था, फिर यहाँ पे एक पुली था और ये प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड था। पुराना वाला हिंदी मूवी होता है, लास्ट में हीरो का ऐसे ही मारा जाता था। हीरो सनी देओल। हाँ, सनी देओल वाला मूवी देखो, 2.5 किलो का हाथ। हाथ देख के नहीं लग रहा, थोड़ा मोटा बना देता हूँ, अब लग रहा है 2.5 किलो का हाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि if he pulls the rope with a force equal to half its weight, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू दिया होगा, उसका वेट mg/2 और कुछ दिया था, और दिया था इसका मास दिया था m और प्लेटफॉर्म का मास भी कितना दिया हुआ था m। So you needed to find out acceleration. You just needed to find out acceleration. तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या करना था, दोनों के एक मास मान लो, दोनों के एक मास मान लो, तो ऊपर क्या काम कर रहे हैं 2m, सॉरी इधर क्या लिखो 2m, यहाँ 2mg, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, क्योंकि हर जगह वो यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा है, तो T T T T कितना आएगा 4T आएगा। अब एक्सीलरेशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ, अब T का वैल्यू कितना है mg/2, तो 4 × mg/2 लिखो तो कितना आ रहा है 2mg आ रहा है। देखो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स सेम आ रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोनों को एक सिस्टम मान के फिर एनालिसिस करना होता है। ठीक ठीक, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में बता दिया, एपरेंट वेट रियल वेट बताना होगा, n = mg + mg - a, नहीं? ठीक है, एपरेंट वेट रियल वेट तो पता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा, और बाकी ठीक है, तब यहीं तक रहने देते हैं ये वाला वीडियो पे। मैं दो वीडियो एक साथ मार्जअप करके फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी रहा हम लोग का न्यूटन ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स और कांस्टेंट रिलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्यूडो कांस्टेंट ये दो बाकी रहा। ठीक है, बाकी टेंशन फोर्स नॉर्मल और टेंशन एक ही जैसा होता है, बस नॉर्मल में टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, टेंशन में आएगा फ्रॉम द बॉडी। बाकी का सारे का एनालिसिस सेम होगा। स्यूडो और ये वाला 2 चीज़ में करा के कुछ एक एडवांस का, और स्प्रिंग भी बाकी है, ये 3 में करा के टोटल, रुक जा भाई 1 सेकेंड, तो टोटल एक वीडियो मार्जअप करके फिर डाल दूंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।